अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर सैडी कार्नोट इन 1824 इंट्रोड्यूस्ड अ थियोरेटिकल इंजन व्हिच इज नोन एज कार्नोट इंजन। ठीक है, हीट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि हीट इंजन और कितना अच्छे तरीके से काम कर सकता है, कार्नोट नाम के एक इंजीनियर ने 1824 में एक थ्योरेटिकल इंजन हमें दिया, यानी कि प्रैक्टिकली उस वक्त पॉसिबल नहीं था कि वो प्रैक्टिकली यानी कि उस चीज़ को बना कर दे पाते, उन्होंने जस्ट थ्योरेटिकली, ठीक है, यानी कि जस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है, जस्ट लिखी हुई सूरत में दिया, ठीक है, कि एक इंजन दिया कि जिससे एफिशिएंसी हीट इंजन से भी अच्छी मिल सकती है, ठीक है, हीट इंजन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आपको मिल सकता है, ठीक है, और उस इंजन का नाम है कार्नोट इंजन। ठीक है, अब इस इंजन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, उसमें एक सिलेंडर है दैट कंटेन्स गैस, ठीक है, एक सिलेंडर में गैस है जिसका पिस्टन मूवेबल है, ठीक है। अच्छा, द वॉल्स एंड पिस्टन्स ऑफ सिलेंडर एंड इंसुलेटर्स, जो वॉल्स हैं, ठीक है, और साथ में वॉल्स के साथ साथ क्या, सॉरी, द वॉल्स एंड पिस्टन, ठीक है, जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन है, जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन है, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही आपके पास इंसुलेटर्स हैं, यानी कि दोनों से ही हीट जो है वो अंदर बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ठीक है, बट इट्स बेस इज़ कंडक्टर, लेकिन जो उसका बेस है, ठीक है, उसका बेस क्या है, आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, जो उसकी बेस है वो क्या है, आपके पास कंडक्टर है। इस डायग्राम में तो जस्ट मैंने डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है इसलिए यहाँ से लेबल करके दिखा दिया, वरना ये दूसरी वाली एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या कहते हैं आपसे, आपका कंटेनर कुछ इस तरह से होगा, कंटेनर में गैस होगी, कंटेनर की वॉल्स और कंटेनर का जो पिस्टन है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें इंसुलेटर हैं, लेकिन जो बेस है कंडक्टर है, यानी कि यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स एंड पिस्टन, ठीक है, वॉल्स और पिस्टन के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, अज्यूम की गई। तो कार्नोट इंजन ऑपरेट्स इन अ साइकिल नोन एज कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन भी बिल्कुल हीट इंजन की तरह एक साइकिल में मूव करता है, साइकिल में काम करता है, उसको कार्नोट साइकिल कहते हैं, विच इज़ कम्प्लीटेड इन 4 स्टेप्स, जो टोटल 4 स्टेप्स में कम्प्लीट होती है, ठीक है। 2 स्टेप्स आइसोथर्मल होंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पर उन चीज़ों को अप्लाई करना है जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 स्टेप्स आइसोथर्मल होंगे और जो 2 स्टेप्स होंगे वो एडियाबैटिक होंगे, ठीक है। हेयर 3 पैरामीटर्स ऑफ गैस, यहाँ पर 3 चीज़ें गैस की मेजर की गई हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों को कंसिडर किया गया है जो गैस के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, जो गैस आपके सिलेंडर में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हमसे कहते हैं कि 2 स्टेप एडियाबैटिक होंगे, ठीक है, और 2 स्टेप क्या होंगे, 2 स्टेप आइसोथर्मल होंगे। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट, ठीक है, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर पर होंगे और 2 जो है वो एडियाबैटिक होंगे, ठीक है। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम को यहीं के यहीं साइड करते हैं। डायग्राम में वही हम लोगों से कहने कि सबसे पहले क्या होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगी, फिर उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई यानी कि गैस सुखड़ गई, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई यानी कि गैस एक्सपेंड हो गई, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, दोबारा से एक्सपेंशन हुई, एक साथ 2 एक्सपेंशन हुई, लेकिन एक एक्सपेंशन आइसोथर्मल है, दूसरी एक्सपेंशन एडियाबैटिक है, फिर उसके बाद वापस से कंप्रेशन हो गई जो क्या है आइसोथर्मल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, कंप्रेशन, ठीक है, स्टेट सेम रहा, ठीक है, इसलिए इसे रिवर्सिबल भी कह रहे हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में क्या होता है, जो बेस होती है वो भी क्या होती है, वो भी इंसुलेटर होती है, तो यहाँ पर भी इंसुलेटर स्टैंड है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। और आइसोथर्मल की वजह से क्या है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, बस फ़र्क ये है कि ये एक्सपेंड हो रही है तो इसको हीट दी जा रही है, ये कंप्रेस हो रही है तो इससे हीट बाहर निकल रही है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इधर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर पहले स्टेप में कंप्रेशन, फिर दूसरे स्टेप में एक्सपेंशन, तीसरे में भी एक्सपेंशन, चौथे में कंप्रेशन, ठीक है। जो दूसरी समझने वाली बात ये है वो ये है कि ये एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है, जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पास आइसोथर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। व्हेन द सिस्टम इज अलाउड टू एक्सपेंड बाय, ठीक है, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपके पास क्या होगा, जब सिस्टम को एक्सपेंड किया जाएगा बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन, ठीक है। आइसोथर्मल में हम लोग क्या करते थे, प्रेशर को कम कर देते थे, ठीक है। एक्सपेंड किस तरह से होगा कि हम लोग प्रेशर को अगर कम कर देंगे, ठीक है, प्रेशर को कम करने की वजह से आपके पास क्या होगा, जब आप प्रेशर को कम, आपने जितना प्रेशर पहले अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, पिस्टन के ऊपर, वो प्रेशर आप लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर के कम होने की वजह से पिस्टन आसानी से ऊपर मूव करेगा और गैस जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई, हमारे पास प्रेशर कम करने से गैस एक्सपेंड हो गई, ठीक है, और जो टेम्परेचर हुआ वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, बट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए, इसीलिए हीट एनर्जी Q1 इज सप्लाइड, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी सप्लाई की आप लोगों ने, ठीक है, हॉट रिजर्वायर से, ठीक है, यहाँ पर हॉट रिजर्वायर है जहाँ से आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हीट एनर्जी
जनरेट हुई और हीट एनर्जी आप लोगों ने सप्लाई की ताकि आप टेम्परेचर को भी क्या कर सको, कांस्टेंट रख सको। दस द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स चेंजेस फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2। ठीक है, जो पहले जो प्रेशर था उस प्रेशर को कम कर दिया, P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, गैस एक्सपेंड हो गई, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर पहले T1 था, आपने और टेम्परेचर प्रोवाइड किया, T2 हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्व और ग्राफिकली हमने इसका कर्व भी देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, इन टॉपिक्स में हम लोगों ने कर्व्स भी देखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, व्हेन द सिस्टम इज फर्दर अलाउड टू एक्सपेंड, अब सिस्टम मजीद एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हुई है। ठीक है, अब मजीद सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, अब मजीद आपकी गैस जो एक्सपेंड हो रही है, दिस टाइम इट फॉलोस एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन इस दफ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, इस दफ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसमें भी टेम्परेचर कम होगा, दस द वैल्यूज ऑफ, आप कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसमें आइसोथर्मल की तरह आपने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, इधर टेम्परेचर कम हुआ था, आपने बाहर से हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, लेकिन इधर आप कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इधर इंसुलेटिंग स्टैंड है, इधर बेस भी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड दस द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स, और अब मजीद वैल्यू जो बढ़ती जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, T1 से T2, वॉल्यूम जो है वो आपका मजीद एक्सपेंड हो रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है V1 से V2, ठीक है, सॉरी V2 से V3। ठीक है, और सही है, सब कुछ यहाँ पर 2-3 हो रहा है। ठीक है, और जो प्रेशर है आपका वो भी P2 से क्या जा रहा है, P3 जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्व। अच्छा, ये हम लोग देखते हैं आगे मजीद हमें डायग्राम्स गिवन हैं या नहीं है। भाई यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये डायग्राम्स कटी हुई हैं। अब ऐसा है कि हम लोगों ने इनके ग्राफ्स जो है वो इन टॉपिक्स में डिटेल्स में देखे हुए हैं, तो आप ग्राफ्स इनके वहीं से फॉलो कर लो, सेम ही चीज़ होगी। हमें पता है कि कहाँ पर हमें कर्व मिलेंगे, कहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने दोनों तरह के एक्सपेंशंस की बात कर ली है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन की। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से थर्म या आइसो सेम रखा जाएगा। टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद व्हेन द सिस्टम इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग द प्रेशर, अब सिस्टम को कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, दबाव डालकर, दबाव डालेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो पिस्टन के ऊपर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है उसको क्या हो जाना चाहिए, उसको बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, अपने टेम्परेचर को सेम रखना है, टेम्परेचर को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हीट एनर्जी उस सिस्टम में से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, आपने पहले क्या किया था, पहले आपने जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई थी तब आपने क्या किया था, आपने प्रेशर कम किया था। ठीक है, प्रेशर के कम करने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो गया था, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर को सेम रखना था तो हम लोगों ने टेम्परेचर हीट प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में आप प्रेशर क्या कर रहे हो, आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर को बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जबकि आपको टेम्परेचर को सेम रखना है, तो क्या करेंगे, उसमें से हीट का लॉस हो जाएगा टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा, हीट एनर्जी जो उसमें से रिलीज़ हो जाएगी। डायग्राम में ये चीज़ हमें क्लियरली नज़र भी आ रही थी। ठीक है, अच्छा कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जो भी हीट रिलीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ चली जाती है। एंड द वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स, और अब अगेन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ 3 से किस में चली गई, 4 में चली गई। ठीक है, और इसका ग्राफ भी हमें पता है, इसका ग्राफ में भी हमें क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमसे क्या कहते हैं, फाइनली आखिरी चीज़ जो हमारे पास होगी एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। अगेन कंप्रेशन हो रही है, बट ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसके अंदर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, फाइनली व्हेन द सिस्टम इज़ फर्दर कंप्रेस्ड, अब मज़ीद कंप्रेशन होगी, कंप्रेस्ड इंक्रीज। ठीक है, क्या इंक्रीज़ होगा, अगर आपका सिस्टम मज़ीद कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एंड द रिवर्सिबल साइकिल इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, और जो आपकी रिवर्सिबल साइकिल होगी वो क्या हो जाएगी, वो अगेन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दस द सिस्टम रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेज, और जो आपका सिस्टम होगा वो अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर वापस चला जाएगा। ठीक है, कंप्रेस होकर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ये 111 पर वापस चला जाएगा। ग्राफिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्व। यहाँ पर दोबारा आपको कर्व मिलेगा। कार्नेट टेंशन ऑपरेट्स अंडर रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन द होल प्रोसेस बाय रिजेक्टिंग, यहाँ पर फिर कुछ मिसिंग है, रिजेक्टिंग द हीट एनर्जी। अच्छा, आपसे कहते हैं कि कार्नेट इंजन जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत काम करेगा। ठीक है, फाइनली जो भी 4 तक के जो भी आपकी वैल्यूज़ पहुँचे वो वापस अपने इनिशियल स्टेट 1 पर चली जाएंगी कंप्रेस होने के बाद। ठीक है, जहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई थी कंप्रेस होकर वापस से चीज़ें वहीं पर मूव कर जाएंगी फाइनली। ठीक है, एट द एंड चीज़ें वहीं पर, प्रेशर V1 है, प्रेशर P1 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 हो जाएगा, सब कुछ एट द एंड बिल्कुल वहीं पर स्टार्ट पर चला जाएगा। इसी तरह
तरह से साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। फिर से 1 से पूरे 4 स्टेप्स होंगे, फिर से 4 पर आएगा, फिर से 4 वाली चीज़ें 1 पर चली जाएंगी, फिर से 1 वाली चीज़ें 4 तक आएंगी, फिर से 4 वाली चीज़ें 1 तक आ जाएंगी। इस तरह साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो कार्नेट टेंशन रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू काम करता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनिशियल स्टेट मेंटेन है, इसलिए इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि मेंटेन है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनली जो सारी चीज़ें होंगी आपके पास एक स्टेज ऐसा होगा जिस पे दोनों तरफ की चीज़ें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर कहा जा सकता है कि मेंटेन हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। और इक्विलिब्रियम किस तरह से मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो रिजेक्ट भी हो रही है, सिर्फ हीट एनर्जी बढ़ती नहीं जा रही है। जहाँ कहीं पर आप हीट एनर्जी अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं पर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट है, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यही वाली चीज़ तब भी आई थी और यही वाली चीज़ अब भी लिखी हुई है। आगे मूव करते हैं, जो एफिशिएंसी होती है वो भी किसके बराबर होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट के बराबर होती है। आउटपुट वर्क होता है, इनपुट सप्लाइड एनर्जी होती है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे Q1 माइनस Q2, सप्लाइड एनर्जी सिर्फ Q1 हम सप्लाई कर रहे हैं, Q1 यहाँ पर आ गई, ठीक है। और एफिशिएंसी इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर अगेन हम लोग कहेंगे कि एनर्जी जो वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके Qs हैं हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं T से, और इस तरह एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस T2 अपॉन T1। और अगर हमें परसेंटेज में निकालनी होगी अपनी एफिशिएंसी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हमारी जो एनर्जी होगी वो आ जाएगी, जो एफिशिएंसी होगी वो आ जाएगी परसेंटेज में। तो भाई बात वही है, हम लोगों ने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही देख लिया था, पढ़ लिया था कि जो आपका कार्नेट इंजन है वो भी हीट इंजन की ही हीट इंजन, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही साबित कर रहा है, और बल्कि उसी में मज़ीद एडवांसमेंट के साथ आपको बता रहा है कि वही पूरा काम फर्स्ट लॉ वाला हो किस तरह रहा है। तो देखो, हीट इंजन की जगह कार्नेट इंजन भी आपको क्या करे, उन्हीं स्टेप्स को डिटेल में बता रहा है। बाकी बात वही है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला एट द एंड वही आया है, ठीक है। तो दिस शोज दैट एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स, ठीक है। टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर, ठीक है। इट इज़ क्लियर that efficiency of Carnot engine will be 100% if either the temperature of hot reservoir is at infinity or the temperature of cold reservoir is at 0 Kelvin, ठीक है। भाई हमसे कह रहे हैं, भाई बात सुनो एक सेकंड, एफिशिएंसी आपके पास 100% कब आएगी, जब इस ब्रैकेट का आंसर आपके पास क्या आएगा, जब इस ब्रैकेट का आंसर 1 आएगा, तभी ये 100 से मल्टीप्लाई होकर एफिशिएंसी आपकी 100% पॉसिबल है। भाई अब 1 माइनस T2 माइनस T1 1 कैसे हो सकता है, इसके 1 होने की सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये T2 0 हो जाए, ठीक है, फिर 0 किसी भी वैल्यू से डिवाइड होगा ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 1 में से 0 माइनस होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि ये बेशक 0 ना हो, ये बेशक 20 केल्विन हो, ठीक है, लेकिन नीचे वाला इन्फिनिटी में आ जाए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी वैल्यू अगर इन्फिनिटी से डिवाइड होती है तो आंसर आपके पास आता है 0। नहीं जानते तो अब जान लें, ठीक है। या तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी में आ जाए या तो न्यूमिनेटर 0 आ जाए, दोनों में से कोई भी सूरत हाल हो, यहाँ पर आपके पास 0 आएगा, 1 माइनस 0 आपके पास ब्रैकेट में आंसर 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 आपके पास ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 100%, ठीक है। तो दीज 2 कंडीशंस कैन नॉट बी मेट एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं है कि आप इस टेम्परेचर को 0 करो, इस टेम्परेचर को इन्फिनिटी करो, ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी है कार्नेट इंजन की वो हमेशा 100% से कम होती है, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हॉट और कोल्ड रिजर्वायर्स के टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि T2 और T1 के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कार्नेट थ्योरम इंशाल्लाह नहीं, बस जल्दी से इसी लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। इसमें हमसे कह रहे हैं, आफ्टर द ड्राइंग ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ हीट इंजन कार्नेट ड्राइव द फॉलोइंग 2 रिजल्ट्स कॉल्ड कार्नेट थ्योरम्स, ठीक है भाई। कार्नेट नाम के इंजीनियर ने भी क्या किया, 2 थ्योरम्स दिए, ठीक है, 2 रिजल्ट्स दिए अपनी कार्नेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जिसे हम 2 थ्योरम्स कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कहा गया, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट दैन अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स। कहने कि अगर आप एक इंजन लो, दूसरा इंजन लो, दोनों इंजन के टेम्परेचर्स आप सेम करो, T1 T2 आप सेम करो, तो हीट इंजन से ज़्यादा अच्छे से कोई इंजन काम नहीं कर सकता। लेकिन वो हीट इंजन एक ऐसा हीट इंजन होना चाहिए जो रिवर्सिबल इंजन हो, जो रिवर्सिबल वे में काम कर रहा हो, जिस तरह कार्नेट इंजन काम कर रहा है। कार्नेट इंजन रिवर्सिबल तरीके से काम कर रहे हैं ना, वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, ठीक है। अगर कोई इंजन हीट इंजन रिवर्सिबल इंजन के तौर पर काम करता है तो उससे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट, उससे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में आपको कोई काम करके नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा, ऑल द रिवर्सिबल इंजन्स हैव द सेम एफिशिएंसी। अच्छा, एक
बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर दो इंजन्स हैं, ठीक है, और रिवर्सिबल वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर आपने दोनों इंजन्स ही रिवर्सिबल ले लिए हैं, दोनों ही आपने रिवर्सिबल ले लिए हैं, तो उन दोनों की एफिशिएंसी आपको सेम टेम्परेचर्स के ऊपर बिल्कुल सेम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।